तो भाइयों और बहनों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन में जहां तक मुझे याद है कि मैं थर्ड स्टेप में एंट्री करने वाला था कि उसके बाद अपनी क्लास 2-3 दिन के लिए लगातार रुक गई है ना, कोई बात नहीं। तो एक बार मैं जल्दी से रिकैप कराता हूँ, मैंने अब तक क्या पढ़ाया आपको डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म में। हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, ठीक है। मैंने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है, इसकी जो प्रोसेसिंग है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। मैंने पहला स्टेप आपको समझा दिया था, इनिशिएशन। इनिशिएशन में जो की पॉइंट थी वो समझने वाली बात थी, ओवरआई साइट एक खास वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और जो इसमें की पॉइंट था वो पॉइंट ये था कि जो इनिशिएशन होता है ओवरआई साइट के दोनों डायरेक्शन में होता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन इज बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। यही था इसका की पॉइंट। और बाय डायरेक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ओवरआई साइट के दोनों साइड से रेप्लिकेशन चलेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा स्टेप न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन नहीं है, रेप्लिकेशन तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाता। इनिशिएशन में बस ओवरआई साइट के बारे में जानना था। दूसरा स्टेप था अनवाइंडिंग। और आपको पता है कि अनवाइंडिंग में दुनिया भर के एंजाइम इन्वॉल्व हुए थे। स्टेप वाइज अगर मैं बात करूं तो पहले हेलिकेज आया था, आप सभी को याद होगा। फिर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आया था, एक प्रकार का प्रोटीन है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। एंड देन लास्ट में टोपो आइसोमेरेज, लेकिन प्रोकैरियोट्स में डीएनए गाइडेज था, वही सेम काम करने वाला। ये तीनों एंजाइम सीक्वेंस में काम किए। हेलिकेज ने एच बॉन्ड को तोड़ता गया, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ने दोबारा बॉन्ड बनाने से रोका, मतलब रिक्वाइलिंग रोका। लेकिन एंड पर क्या होने लगा, वहां पर स्ट्रेस क्रिएट होने लगा। उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम आया जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी थी, काटने और जोड़ने दोनों की प्रॉपर्टी एक सिंगल एंजाइम के पास, वो है टोपोआइसोमेरेज, मतलब डीएनए गाइडेज प्रोकैरियोट्स में। इन तीनों ने कुल मिला के, जब एक डीएनए को ऐसा डीएनए था भाई साहब, ऐसा डीएनए था, मान लो कि ये क्या था, ओराई साइड था, जब उसको खोला तो वाई फॉर्क बना। वाई फॉर्क इधर भी बना होगा और वाई फॉर्क इधर भी बना होगा। लेकिन हम लोग आगे स्टडी करेंगे केवल एक ही फॉर्क के बारे में। मैंने आपको डिटेल में ये समझाया था, याद कीजिए। ये ऐसे था, ये ऐसे था। मैंने आपको डिटेल में समझाया था, यदि इस स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5-2 3- है तो इसका 3-2 5- होगा। और यहाँ पर जो ये फॉर्क खुलेगा, अगर यहाँ 5- है तो ये एंड पर इसका यहाँ पे 3- रहेगा, और इसका यहाँ पर एंड पर 5- रहेगा। और इसका अगर यहाँ पे 3- है तो इसका यहाँ पे 5- रहेगा, और इसका यहाँ पे 3- रहेगा। यहाँ तक मैंने समझा दिया था। मतलब कुल मिला के अभी तक हम लोग अनवाइंडिंग तक ही पढ़े थे। आज पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो अभी भी बोल सकता है। अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो अभी भी बोल सकता है, नो प्रॉब्लम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो, वैसे ये पुरानी बातें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। नया स्ट्रैंड कैसे बनता है आराम आराम से समझेंगे, इसमें कुछ पहले कुछ बेसिक बातें समझेंगे। मैंने आपको कहा है टेम्पलेट वो चीज होता है जिससे कुछ नया बनता है ना। आप जब एनसीईआरटी या मेरे नोट्स को या फिर किसी अदर बुक को ही पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को, तो आप एक बातों में जरूर कंफ्यूज होंगे। क्या? जब आप ये समझते हैं कि नया स्ट्रैंड जो बनता है उसका डायरेक्शन हमेशा 5-2 3- होता है, ये कन्फर्म बात है। नया स्ट्रैंड कुछ भी बने, डीएनए बने, आरएनए बने, कहीं पर भी बने, उसका डायरेक्शन नया जो बन रहा है उसका खुद का डायरेक्शन 5-3 होता है। तो वो जिस चीज से बन रहा है उसी को तो टेम्पलेट बोलोगे आप, उसी को तो टेम्पलेट बोलोगे। तो टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो? 3-5 होना चाहिए पक्का, तभी ना उससे बनेगा ऐसा वाला कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। यह बात सभी को पता है। लेकिन जब आज आपको मैं थर्ड स्टेप में पढ़ाऊंगा टेम्पलेट के बारे में, तो टेम्पलेट की मैं आपको 2 डायरेक्शन बताऊंगा, एक 3-5 और एक 5-3। अब आप बोलोगे ये क्या खिचड़ी पका रहे हो सर? ये खिचड़ी नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए, जब हम लोग टेम्पलेट वर्ड कहते हैं ना, तो टेम्पलेट वर्ड का मतलब ये होता है कि वो पुराना स्ट्रैंड जिससे कुछ नया बनना हो। तो अगर हम फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, सुनेगा ध्यान से, यदि हम फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये बातें बिल्कुल ट्रू है कि नए बनने वाले स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5-3 ही होगा।
तो जो ओल्डर स्ट्रैंड जो भी होगा वही टेम्पलेट होता है, वही क्या होता है, टेम्पलेट होता है। तो उसका डायरेक्शन 3 to 5 होगा। ये सारी बातें हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मैटर ये करता है। और यहाँ हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड चेन के बनने की क्या दिशा है, उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। उस समय आप टेम्पलेट का केवल एक ही डायरेक्शन बोलेंगे, इट मस्ट बी 3 to 5 days। ये बात कितनों को समझ में आ गई कि इट मस्ट बी 3 to 5 days विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्मेशन। अभी इतना बात मुझे क्लियर कर दीजिए कि इतना समझ में आ गया है ना। बाकी दूसरा वाला बात तो मैं आपको एक्सप्लेन आज ही करूंगा। यहां तक समझ में आ गया है ना कि टेम्पलेट मस्ट बी 3 to 5 बिकॉज न्यू स्ट्रैंड ऑलवेज 5 to 3। लड़की लोग हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, लड़की लोग चलिए, जबरदस्ती नहीं करना है, समझ में आया तब। ज्योति हाथ खड़ा नहीं कर रही, लगता है समस्या। ज्योति कोई दिक्कत? सर मीटिंग से आउट हो गए थे अभी अचानक से, इसीलिए अच्छा, कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा अभी वापस जस्ट ज्वाइन किए हो? अच्छा कोई बात नहीं है, मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या बोला है। अभी हो ही रहा। ठीक ठीक ठीक, मैंने ये बोला है कि जब हम न्यू स्ट्रैंड के फॉर्मेशन की बात करते हैं, थर्ड स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन का, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। उस दौरान हम जो टेम्पलेट का मतलब होता है ओल्डर स्ट्रैंड, जब हम टेम्पलेट के डायरेक्शन की बात करते हैं तो अगर मैंने बोला किस बेसिस पर कि नया चेन जो बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के नया चेन जो बन रहा है, चाहे वो कोई भी आरएनए हो डीएनए हो, नया चेन जो बन रहा है उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, 5 to 3 days। तो अगर इस नए चेन में जो न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो रहा है उस डायरेक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो पुराना चेन ऑलवेज 3 to 5 ही होना चाहिए, तभी जाके दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री रूल तो फॉलो होता ही है। लेकिन एक और भी बेसिस है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। उस बेसिस पे अगर आप बात करने लग जाओगे तो टेम्पलेट 3 to 5 भी हो सकता है और 5 to 3 भी हो सकता है। इसका बेसिस क्या है वो चर्चा आज हम करेंगे, इसका बेसिस क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला बेसिस के आधार पर, इस वाले मतलब डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन के बेसिस पर टेम्पलेट का डायरेक्शन केवल 3 to 5 होगा, क्योंकि नए वाले का डायरेक्शन, बनने वाले का डायरेक्शन 5 to 3 होता है। ये बात समझ में आया है ज्योति? जल्दी बोलो। यस सर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम, और हम आज बात करेंगे आपसे नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है ओआरआई साइड के दोनों साइड बनता है, दोनों साइड सेम प्रक्रिया चल रही होती है। लेकिन आपसे नीट लेवल पे ना कोई पूछने वाला है दोनों साइड का एट अ टाइम क्वेश्चन, और ना ही कोई आपको बताने वाला है। अगर आपको पढ़ना हो तो आप हायर क्लासेस में एट अ टाइम दोनों साइड भी पढ़ सकते हैं। स्टडी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन फिनोमिना सेम ही होता है, थोड़ा सा डायरेक्शन उल्टा उल्टा हो जाता है। आप समझ रहे हो क्या होने वाला है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम आपके रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे था, देखिए एक फॉर्क लेंगे, कोई भी एक फॉर्क जो एनसीईआरटी ने लिया है, क्योंकि ज्यादातर चांस होता है कि अगर डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछे तो वहीं से पूछे, अदरवाइज कोई भी ऊपर नीचे कोई भी फॉर्क लेके क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन एट अ टाइम एक ही फॉर्क का स्टडी आपको कराया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एनसीईआरटी वाला एक फॉर्क ले लेता हूँ, और आपको मैंने कहा था कि एनसीईआरटी ने जो फॉर्क लिया है, 1 सेकेंड, चलिए आपको पता है एनसीईआरटी ने जो फॉर्क लिया वो इस तरीके से ऐसे दिखाया, इसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसे फॉर्क दिखाया भाई, ये फॉर्क है, मैंने कहा ना ये वाई फॉर्क है। इसी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। आपको पता है यहाँ पे अभी भी एच बॉन्ड होंगे, ये एक, ये यहां से यहाँ क्या है, एक क्या है कोई बताएगा, ये क्या है, एक कोई बताएगा, हेलिक्स। शाबाश, दिस इज वन हेलिक्स। इसमें आपको देख रहे होंगे टोटल आप इसमें 10 बेस पेयर भी पाओगे, ठीक है। तो ये अभी खुला नहीं है। अब आपको पता है कि अगर ये सारा प्रक्रिया चल रहा है तो सबसे पहले अनवाइंडिंग ही स्टार्ट हुआ होगा इनिशिएशन पॉइंट से, और अनवाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, मतलब कि वो फॉर्क जहां से बनना स्टार्ट हुआ, मतलब दैट इज ओराई साइड। और अभी वो एच बॉन्ड को तोड़ने वाला एंजाइम मतलब हेलिकेज यहाँ पहुंच चुका है। इससे आगे भी बढ़ेगा अभी, नो डाउट, लेकिन अभी फिलहाल वो यहाँ पे है। तो कोई बताओ ये क्या है अभी,
ये क्या है जल्दी बताओ? दिस इज हेलिकेज, राइट, हेलिकेज। मैं आपको क्या बोलने वाला हूं, जो आपके एनसीईआरटी ने डायरेक्शन लिया है इस फॉर्क का, इसको उसने यहाँ पर माना है 3 डैश और यहाँ पे माना है 5 डैश। तो अगर ये वाला एंड यहाँ पे 3 डैश है तो यहाँ पे 5 डैश रहा होगा, ये यहाँ पे 3 डैश रहा होगा, तभी जाके उसका यहाँ पे 5 डैश रहा होगा। यही वाला एनसीईआरटी ने लिया है, हाँ बिल्कुल यही वाला लिया है, ठीक है। चलिए तो अब हम आपसे बात करेंगे, ये सब बात मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पे 3 डैश कैसे आया, अरे बताया मैंने आपको, ठीक है। ऐसे रेप्लिकेशन फॉर्क इधर भी ये कैसे रहा होगा, ठीक है। उसके वाले में यहाँ पे 5 डैश आ गया होगा, यहाँ पे 3 डैश आ गया होगा, और यहाँ पे 3 डैश रहा होगा, यहाँ पे 5 डैश रहा होगा। तभी तो ओल्डर डायरेक्शन के कंपैरिजन में 5 to 3 और 3 to 5, ये सब बात अब हम नहीं छेड़ेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझाया है, तो अभी इसको छेड़ने से कोई फायदा है भी नहीं, ठीक है। चलिए तो मैं आपको एक फॉर्क में स्टडी कराने वाला हूँ। कितने लोग समझ गए कि अब हम न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन केवल एक ही फॉर्क में पढ़ेंगे, और वो एनसीईआरटी वाला फॉर्क हमने उठा लिया है, ठीक है। चलिए तो अब आपको पता है भाई साहब, ये वो जगह है जो अभी अभी रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ से खुला है, ये वो जगह है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये बात तो भेजे में ठूस लो भेजे में, कुछ ठूसो ना ठूसो, ये बात ठूस लो भेजे में। नया स्टैंड कोई भी बने, नया स्टैंड कोई भी बने, डायरेक्शन ऑलवेज 5 to 3, ऑलवेज। आज हम इसका कारण भी देखेंगे, ऐसा क्यों, इसका कारण भी देखेंगे आज हम। लेकिन ये बात पहले भेजे में ठूस लो, नया स्टैंड चाहे डीएनए बने कि आरएनए बने, आरएनए से आरएनए बने, डीएनए से आरएनए बने, डीएनए से डीएनए बने, नया स्टैंड न्यूक्लियोटाइड का हमेशा 5 to 3 डैश ही बनता है। इसीलिए टेम्पलेट का डायरेक्शन, सॉरी, नया डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 बनता है, इसीलिए टेम्पलेट का डायरेक्शन 3 to 5 होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं, ये डीएनए का वो सेगमेंट है जो खुल चुका है, इतना सेगमेंट डीएनए का खुल चुका है इस वाले जगह में, और इतना सेगमेंट खुल चुका है इस वाले जगह में। तो एक बात बताइए, अगर आपको मैंने कहा कि यहाँ पे 3 डैश डायरेक्शन है, तो जहां तक खुला है, क्या यहाँ पे कोई 5 डैश एंड फ्री रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा, ये बात में मैंने आपको सिखाया। यहाँ पे 5 डैश फ्री रहा है, तो यहाँ पे जहां तक हेलिकेज ने खोला है, क्या यहाँ का 3 डैश वाला फ्री रहा होगा? अरे बिल्कुल रहा होगा भाई। ये बात कितनों को समझ में आ गई, रिकॉल हो गई कितनों को? जल्दी साथ करा कीजिए, कितनों को रिकॉल हो गई ये बात, लड़की लोग? चलिए तो ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था आपको। तो कुल मिला के अभी आप रेप्लिकेशन फॉर्क में जितने अनवाइंडेड पार्ट हैं उसका डायरेक्शन लिखना सीख चुके हैं। यहां पर अगर मैं, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग, दैट इज हियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स, यदि मैं ऑफ हेलिक्स, यदि मैं, या फिर ये भी बोल सकते हो आप, रेप्लिकेशन फॉर्क खुलता जा रहा है ना, फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, यदि मैं रेप्लिकेशन फॉर्क के खुलने के डायरेक्शन के बेसिस पर बात करूं, हेलो वो इधर ही है, यदि मैं रेप्लिकेशन फॉर्क के डायरेक्शन के खुलने के बेसिस पे बात करूं, तो इसका डायरेक्शन 3 to 5 है और इसका डायरेक्शन 5 to 3 है। कितनों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यदि मैं रेप्लिकेशन फॉर्क के खुलने के डायरेक्शन के बेसिस पर बात करूं, तो इस वाले का डायरेक्शन 3 to 5 है और इस वाले का डायरेक्शन 5 to 3। यह बात समझ में आ गया? बहुत बढ़िया है, मुट्ठी में पकड़ कर रखना है इस बात को, आगे काम आएगा। फिर बोल रहा हूं, यदि मैं रेप्लिकेशन फॉर्क के खुलने के बेसिस पर अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये वाला 3 to 5 है और ये वाला 5 to 3 है। डीएनए रेप्लिकेशन आपको पता है सेमी कंजर्वेटिव मोड का होता है, मतलब जब स्टैंड खुलता है दोनों ही स्टैंड से सेपरेटली रेप्लिकेशन होता है, दोनों ही स्टैंड के सामने नया स्टैंड बनता है। लेकिन कंप्लीमेंटरिटी भूल मत जाना, कंप्लीमेंटरिटी भूल मत जाना, और ये मत भूलना कि नए बनने वाले स्टैंड का डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 होता है। फिर बोल रहा हूं, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है दोनों स्टैंड से नया स्टैंड बनता है, कंप्लीमेंट्री को भूल मत जाना, और नया स्टैंड का डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 होता है, ये बातें भूल मत जाना। आओ इन दोनों बातों को याद रखते हुए नए स्टैंड का डायरेक्शन हम सोच के एक बार देखते हैं। चलिए, अगर मैंने कहा आपसे पहले क्या बोला, कंप्लीमेंटरिटी भूल मत जाना,
तो कम्प्लीमेंटरिटी के हिसाब से अगर यहाँ पे कोई नया स्टैंड बनेगा मान लो, तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 डैश होना चाहिए और यहाँ पे 3 डैश होना चाहिए, राइट। अगर कम्प्लीमेंटरिटी को भूल मत जाना, दोनों स्टैंड से बनने वाला है, तो यहाँ पे 3 डैश रहेगा और यहाँ पे 5 डैश रहेगा। यही तो कम्प्लीमेंटरिटी है यार, यही तो कम्प्लीमेंटरिटी है। यही से तो एंटी पैरेलल बातें भी समझ में आ जाती है ना हमें। तो या तो ये बोलो कि एंटी पैरेलल बातें भूल मत जाना या कम्प्लीमेंटरिटी, चलो एंटी पैरेलल बातें मत भूल जाना, ज्यादा करेक्ट सही रहेगा, ठीक है। तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन वाली बातें भूल मत जाना। तो ऐसा नहीं कि 3 to 5 लगा दें उसके सामने वाला स्टैंड में, नहीं, दोनों स्टैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एंटी पैरेलल इन नेचर होते हैं, एंटी पैरेलल इन नेचर, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला, नया स्टैंड का बनने का डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 ही होता है। तो आप बताओ, ये बताएगी मुझे कौन, मुझे बताएगी निशा। इस वाले, ये ओल्डर है, ये ओल्डर है, इसके सामने जो नया स्टैंड बना है, मैं डायरेक्शन लिख रहा हूँ A to B, आपको बताना है ये नया वाला डायरेक्शन, ये नया वाला जो स्टैंड है A to B बना है, B to A बना है, उसकी डायरेक्शन क्या है, सर B to A। B to A। अच्छा, और ये वाला C to D या D to C, D to C। D to C। कितने लोगों को लग रहा है कि इसका जवाब सही है, हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों को लग रहा है कि इसका जवाब सही है, हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, मतलब इसका जवाब सही नहीं है। ज्योति बताएगी, ज्योति बताएगी इधर वाले में A to B या B to A। न्यू स्टैंड का फॉर्म है हाँ, सर। न्यू स्टैंड का, न्यू स्टैंड का, पुराना वाला तो ऑलरेडी A बना to हुआ B। है। A to B। और इस वाले में अच्छा, उस वाले में C to D। C to D, कारण बताओगे? सर क्योंकि हमेशा न्यू स्टैंड जो बनता है वो 5 शाबाश, डैश से 3 डैश अभी से यही तो बोला बनता है। निशा, अभी यही तो बोला निशा कि नया स्टैंड का डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 होता है यार, भूल क्यों रहे हो? दैट मीन्स आप ये समझो निशा, दैट मीन्स यहाँ पर पहला न्यूक्लियोटाइड आया होगा, देन दूसरा आया होगा, तीसरा, चौथा, सोन सोन, और यहाँ पे लास्ट। अरे ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, क्यों भूल जा रहे हो इस बात को भाई? ये नया स्टैंड बना है ना, 5 to 3 होगा डायरेक्शन। ऐसे ये नया स्टैंड है, तो नया स्टैंड का डायरेक्शन फर्स्ट 5 to 3 डैश, तो ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड रहा होगा, सोन, और यहाँ पे लास्ट न्यूक्लियोटाइड रहा होगा। निशा समझ में आया? निशा समझ में आया? 5 to 3 तो बोला था। नहीं तो तुम तो उल्टा बोले ना अभी, तुम तो डायरेक्शन उल्टा बताए ना अभी। वो गलती से बोले हाँ, तो C to D। वो गलती आपके एग्जाम में आपसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन आपके एग्जाम में ये गलती आपसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम ज्यादा खतरनाक होता है सब्जेक्टिव के कंपैरिजन में। ऑब्जेक्टिव में या तो जवाब आता है तो नंबर मिलता है, नहीं आता है तो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है, जवाब नहीं भी आता, कुछ लिख दो, नंबर मिल जाता है। इसलिए अब Yes, आपको sir। ऑब्जेक्टिव होने वाला है तो और अलर्ट हो जाइए। एक बार सवाल का जवाब अगर गलत निकल गया तो निकल गया, सही होगा तो नंबर मिलेगा, नहीं होगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 होगा। अच्छा, बच्चे पता है कंफ्यूज कहाँ रहते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, आपकी कसम, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सर ये तो समझ में आ जाता है नया स्टैंड 5 to 3, यहाँ पे 3 लिखें कि 5 लिखें समझ में नहीं आता है सर। कितनों को ये कंफ्यूजन पहले रहता था, सर यहाँ पे 5 लिखें कि 3 लिखें समझ में नहीं आता है सर। 5 to 3 समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ इसके सामने जो यहाँ से स्टार्ट हुआ एप्लीकेशन, उसके सामने क्या लिखें? तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप सीक्वेंस में बातें याद रखो कि जब नया स्टैंड आप बनाओगे रेप्लिकेशन फॉर्क में, तो 2 बातें भूल मत जाना, एंटी पैरेलल नेचर भूल मत जाना, नया स्टैंड का डायरेक्शन भूल मत जाना, और सबसे पहले मैंने बोला कि एंटी पैरेलल मत भूल जाना। तो अगर यहाँ पे 3 to 5 है, कैसे, वो बात मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ। अगर यहाँ पे 3 to 5 है तो जाहिर सी बात है उसके सामने जो भी नया बनेगा उसका डायरेक्शन 5 to 3 होगा, और बनने की डायरेक्शन यही रही होगी, ऐसे इधर से इधर। मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क में, हेलो, रेप्लिकेशन फॉर्क में इन द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग, हेलो, इन द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग। अगर मैं इस वाले स्टैंड के सामने आपसे बात करूं कि ये वाला ओल्डर स्टैंड था, रेप्लिकेशन फॉर्क में इसका डायरेक्शन था 5 to 3 डैश, तो मैंने क्या कहा, नया स्टैंड जो बनेगा वो उसके एंटी पैरेलल होगा, मतलब ये पक्का इधर 3 और इधर 5 रहेगा।
और इसके बनने का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहा होगा। यस, इसका बनने का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहा होगा, क्योंकि नए बनने वाले का डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 ही होता है। इसका मतलब, हेलो इधर सुनिएगा, इसका मतलब ये वाला जो डीएनए का सेगमेंट बन रहा है, इसके बनने का डायरेक्शन, हेलो, इसके बनने का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग है, इन द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग है, इन द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग है। लेकिन इसके बनने का डायरेक्शन अपोजिट टू अनवाइंडिंग है। कितनों को बातें समझ में आई? अपोजिट टू अनवाइंडिंग है। कितनों को बातें समझ में आ गई? चलिए, तो अगर ऐसा है, मैंने कहा अगर ऐसा है तो मुझे अतीक बताएगा जिस नए वाले स्ट्रैंड के खुद के बनने का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग है, तो उसके टेम्पलेट का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू अनवाइंडिंग 3 to 5 या 5 to 3, अकॉर्डिंग टू अनवाइंडिंग 3 to 5। 3 to 5 लिखा तो यहाँ पे। और इस वाले टेम्पलेट का डायरेक्शन, इस वाले टेम्पलेट का डायरेक्शन 3 to 5 या 5 to 3, 5 to 3 अकॉर्डिंग टू अनवाइंडिंग 5 to 3, according to unwinding। yes sir। अकॉर्डिंग टू अनवाइंडिंग, अकॉर्डिंग टू अनवाइंडिंग। ये वाला भी टेम्पलेट है, ये वाला भी टेम्पलेट है, क्योंकि दोनों से नया स्टैंड बन रहा है। लेकिन ये ऐसा टेम्पलेट है जिसका डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू अनवाइंडिंग 3 to 5 आ रहा है, और इसका डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू अनवाइंडिंग 5 to 3 आ रहा है। मगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, इन दोनों ही टेम्पलेट का डायरेक्शन, इन दोनों ही टेम्पलेट का डायरेक्शन 3 to 5 है। क्योंकि नया चेन इधर से इधर बना है, तो इसका डायरेक्शन इधर से इधर ही रहा होगा। ये देखिए, बनने के डायरेक्शन में देखिए, इधर से इधर बना है। चलिए, इसका इधर से इधर बना है, तो इसका इधर से इधर देखिए 3 to 5, मतलब इसका भी 3 to 5 और इसका भी 3 to 5, इसका भी 3 to 5। लेकिन आप देखिए कलर अलग अलग है। यहाँ पर जब मैं 3 to 5 बात किया हूँ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ, ये गुलाबी कलर क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड चेन, उसके रेस्पेक्ट में इस टेम्पलेट का डायरेक्शन 3 to 5। इधर भी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड चेन, इस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में टेम्पलेट का डायरेक्शन 3 to 5। मतलब जब हम बात करेंगे नए स्टैंड के बनने के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो दोनों ही टेम्पलेट का डायरेक्शन 3 to 5 ही रहेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू अनवाइंडिंग, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग, तो एक स्टैंड का डायरेक्शन आएगा 3 to 5 और एक का आएगा 5 to 3। क्या अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्या अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी। समझ में आएगा तो सीधा झंडे की तरह हाथ खड़ा कीजिए, समझ में आएगा सीधा झंडे की तरह हाथ खड़ा कीजिए। और ये बातें कभी मत भूलिएगा। हाँ, अब आप बोलोगे सर अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो क्या सोचेंगे टेम्पलेट? ये तो क्वेश्चन बनता है। सर अगर क्वेश्चन में लिख दिया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ न्यू स्टैंड फॉर्मेशन, टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या होगा, तब तो सर 5 to टेम्पलेट का 3 to 5 मारेंगे, दोनों ही टेम्पलेट का 3 to 5 मारेंगे। अगर बोल दे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग, तो एक का मारेंगे 3 to 5, एक का मारेंगे 5 to 3। सर लेकिन क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं हो और टेम्पलेट का डायरेक्शन पूछ लिया हो, कहाँ पे? हेलो, कहाँ पे? डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में पूछ लिया हो टेम्पलेट का डायरेक्शन, और ऑप्शन दिया हो 3 to 5, 5 to 3, बहुत बहुत दे दिया, मारो बहुत, बहुत दे दिया, मारो बहुत। क्योंकि भाई किसी अदर बेसिस के तुलना पे दोनों डायरेक्शन होता तो है ना, और वो बेसिस क्या है? अनवाइंडिंग होता तो है ना। हाँ, अब सुनिएगा ध्यान से, एक ऑप्शन दे दिया 3 to 5, एक ऑप्शन दे दिया 5 to 3, एक ऑप्शन दे दिया नन, और एक ऑप्शन दे दिया कह नहीं सकते। तो कहेंगे क्यों नहीं? कहेंगे ना, कहेंगे। किस बेसिस पे कहेंगे? तो वहां पे हम प्रायोरिटी देंगे किस बेसिस को? तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, मतलब टेम्पलेट की डायरेक्शन तो 3 to 5 ही होती है। लेकिन यहाँ पर बेसिस अंडरस्टूड हो जाएगा, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब आप बोलोगे सर यहाँ अनवाइंडिंग को, डायरेक्शन को इग्नोर क्यों किया? इग्नोर किया नहीं है, करना पड़ा है, क्योंकि एक ऑप्शन चूज करना था, इग्नोर करना पड़ा है। अब आप बोलोगे सर इग्नोर किया तो अनवाइंडिंग के ही डायरेक्शन को इग्नोर क्यों किया, न्यू स्ट्रैंड वाले फॉर्मेशन के डायरेक्शन को इग्नोर क्यों नहीं कर दिया? इसलिए नहीं किया क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब तो दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होता है उस टाइम एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है।
और वहां पर टेम्पलेट का डायरेक्शन 3 to 5 ही होता है। ये बात आपको ट्रांसक्रिप्शन में फिर से रिकॉल कराऊंगा। कुल मिला के अगर क्वेश्चन में खुल के कह दिया कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ न्यू स्टैंड, तो आप टेम्पलेट का डायरेक्शन 3 to 5 मारेंगे। खुल के कह दिया अकॉर्डिंग टू अनवाइंडिंग, तो आप वहां पे 3 to 5, 5 to 3 दोनों मारेंगे। कुछ नहीं कहा तो आप न्यू स्टैंड फॉर्मेशन को प्रायोरिटी देते हुए आंसर क्लिक करेंगे 3 to 5। कितने लोग मेरी बातें समझ गए? सीधा झंडे की तरह आंसर कीजिए, सीधा झंडे की तरह। कितने लोग समझ गए मेरी बातें? ये सब बातें कहीं नोट्स में लिखी हुई नहीं है, आप अपने भाषा में चाहे तो लिख लेना। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव सर एक सॉल्व बार करने फिर में से काम है। बता दीजिए। अरे यार पूरा फिर से बताएं एक बार। सर कंफ्यूज हो गया बहुत। कंफ्यूज इसलिए हो गए ना क्योंकि आप स्टेप वाइज सुने नहीं, इसलिए मैं स्टेप वाइज डाउट पूछ रहा था। पूरा बताने के लिए मेरे पास 5 मिनट समय है, इसलिए बता दे रहा हूँ। सुनिए, सुनेगा ध्यान से। ये वाला ओल्डर स्टैंड था, सभी लोग सुनेगा ध्यान से, फिर से बता रहा हूँ। ये वाला ओल्डर स्टैंड था, ओल्डर स्टैंड का डायरेक्शन यहाँ पर 3 to 5 था। जिसको समझ में नहीं आया वो माइक ऑन करो। तो कौन रिभा है? हाँ अब माइक ऑन रहेगा तुम्हारा। इसका डायरेक्शन 3 to 5 था। अगर इसके सामने मुझे नया स्टैंड बनाना है तो नया स्टैंड उसके पैरेलल होगा कि एंटी पैरेलल होगा? एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल होगा, तो अगर इसका इधर से इधर 3 to 5 है तो इसका इधर से इधर 5 to 3 होगा कि 3 to 5? 5 to 3, 5 to 3। दिस इज एंटी पैरेलल। चलो ये वाला स्टैंड जब ओल्ड था तो ये वाला भी स्टैंड ओल्ड ही था। तो अगर Yes, ये sir. वाला स्टैंड 3 to 5 था इधर से, तो ये वाला डायरेक्शन, ये वाला स्टैंड का डायरेक्शन क्या रहा होगा? 3 to 5 नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर 3 मतलब to 5 5। से ऊपर। सर नीचे से करेंगे, ऊपर से करेंगे तो 5 to 3 हाँ होगा। इधर से 5 to 3, नीचे से पूछ रहा हूँ मैं, 5 to 3। अब मुझे बताओ अगर इसके सामने कोई नया स्टैंड बने तो नीचे से ऊपर का डायरेक्शन क्या रहेगा? 5 to 3। फिर नीचे से ऊपर पूछ रहे हैं यार, यही तो नहीं समझ रहे हो ना। सर नीचे 3 से 5। 3 to 5, ठीक है। दिस इज एंटी पैरेलल नेचर। दूसरा बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ अब, क्या गुलाबी कलर वाला, कि एक बार बताओ ये दो नया स्टैंड बना है, दोनों लाल वाला, ये जो लाल वाला है ये नया स्टैंड किधर से किधर बना है? 5 to 3 या 3 to 5? 5 to वो 5 हमेशा to वही, 3। हाँ वो हमेशा 5 to 3 बनता है। तो ये गुलाबी वाला कलर क्या है? डायरेक्शन ऑफ न्यू स्टैंड फॉर्मेशन, न्यू स्टैंड फॉर्मेशन। इधर ये वाले नए स्टैंड का बनने का डायरेक्शन बताओ, ये लाल वाला जो है 5 to 3। ये भी 5 to 3 रहा होगा। देखो एरो, देखो एरो, देखो एरो, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब मैं इस टेम्पलेट की डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, ठीक है। नए वाले का जो डायरेक्शन होता है वो आपको पता है कि नए वाले का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। चलो पहले मैं नए वाले का डायरेक्शन 5 to 3 बोला, किस बेसिस पे? इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, मतलब नया चेन जो आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड का चेन बन रहा है उसके बेसिस पे। अब मुझे तुम ही बताओ रिवा, ये तो लाल वाला नया वाला स्टैंड है जिसका डायरेक्शन मैंने 5 to 3 अभी बात किया है, किस बेसिस पे? न्यू स्टैंड फॉर्मेशन के बेसिस पे। लेकिन यदि मैं इसको इस बेसिस पे पूछूं कि अनवाइंडिंग के डायरेक्शन के बेसिस पे इसका क्या डायरेक्शन है, अनवाइंडिंग के बेसिस पर? 3 से 5। 3 to 5। अरे मुझे ये बताओ इन द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग या अगेंस्ट द अनवाइंडिंग? डायरेक्शन ऑफ अनबाइंडिंग। क्योंकि अनवाइंडिंग इधर हो रहा है, देखो अनवाइंडिंग इधर हो रहा है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग, ठीक है। लेकिन ये वाला जो नया स्टैंड बना है, ये वाला लाल वाला, ये बताओ ये वाइंडिंग के अनवाइंडिंग के डायरेक्शन में है या उसके अगेंस्ट में है, अपोजिट में है? अगेंस्ट में। अपोजिट में है, मतलब ये वाला अपोजिट टू अनवाइंडिंग। ये बात समझ में आया? चलिए बोलो। Yes. अब मुझे एक बार बताओ ये जो नया वाला स्टैंड बना है ब्राउन, सॉरी पुराना वाला स्टैंड है ब्राउन वाला, इधर ये वाला अकॉर्डिंग टू न्यू स्टैंड सिंथेसिस, न्यू स्टैंड सिंथेसिस का मतलब क्या? 5 to 3। उसके ये ऐसे ऐसे बना है, ऐसे। उसके तुलना में, मतलब कि इसी डायरेक्शन में जाके मुझे बात करना है, इसके तुलना में, इस डायरेक्शन के तुलना में ये पुराने वाले स्टैंड का डायरेक्शन क्या है? 3 to 5। 3 to 5 किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ न्यू स्टैंड सिंथेसिस। न्यू स्टैंड के डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो उसके बेसिस पे इसका डायरेक्शन आएगा 3 to 5। ऐसे ही उसी बेसिस पे मुझे इस ब्राउन वाले का भी डायरेक्शन बताओ। 3 to 5। 3 to 5 किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ न्यू स्टैंड सिंथेसिस, डायरेक्शन ऑफ न्यू स्टैंड सिंथेसिस। क्योंकि न्यू स्टैंड सिंथेसिस का डायरेक्शन यहाँ पे इधर से इधर है और यहाँ पे इधर से इधर है। तो आप अगर उसका डायरेक्शन में जाओगे तो इसका वाला जब आप काउंटिंग करोगे, देख लो 3 to 5 जा रहे हो, 3 to 5। इसमें इधर आओ तो 3 to 5 ही जा रहे हो, 3 to 5। लेकिन मैं अगर पूछूं
कि इस ब्राउन वाले का डायरेक्शन मुझे बताओ, सॉरी इस ब्राउन वाले का डायरेक्शन मुझे बताओ, लेकिन अनवाइंडिंग के फेवर में या अनवाइंडिंग के अगेंस्ट, बोलो रिवा जल्दी। सर फेवर में। हाँ, इसका मतलब अगर आप अनवाइंडिंग के डायरेक्शन में जाओगे, फेवर में है, तो इसका डायरेक्शन है 3 to 5। लेकिन अगर इस वाले का देखोगे डायरेक्शन अनवाइंडिंग के फेवर में या अनवाइंडिंग के अगेंस्ट में, जल्दी बोलो। अगेंस्ट में। तो अगेंस्ट में तो उसको किस तरीके से तुम एक्सप्लेन करोगे? क्या 5 to 3 लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो? यस सर। क्योंकि अनवाइंडिंग का डायरेक्शन यहाँ पे आपको इस वाले एग्जांपल में 3 to 5 दिख रहा है, इसलिए अगर आप अनवाइंडिंग के अगेंस्ट में बताना चाहते हो उसको 5 to 3 लिखोगे। अब बोलो समझ में आ गया? यस सर। और कुछ नहीं बोला हो क्वेश्चन में, कोई बेसिस ना बोला हो, इसको प्रायोरिटी दे देना, यही समझाया। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर मिलते हैं अगले मीटिंग में और बातें करेंगे हम।